Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 5th Module 5th Competency Analysis and Competency Mapping. Today we will discuss lecture number 38. In lecture number 38 we will discuss competency and performance. By supporting competency design and implementation projects, organization get help across key HR processes such as अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कॉम्पिटेंसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करोगे, डिज़ाइन करोगे, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी एचआर प्रोसेसेस हैं उन सब में मदद मिलेगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट में क्या क्या फंक्शंस या प्रोसेस होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग, रिप्लेसमेंट प्लानिंग, सक्सीशन प्लानिंग, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो अगर आप प्रॉपर कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हो, कॉम्पिटेंसी को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हो तो जितने भी एचआर के फंक्शंस या प्रोसेसेस हैं सब में परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। तो पहला क्या आएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसीज को बेंचमार्क मानकर कॉम्पिटेंसी मॉडल को यूज करते हुए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करती है तो उसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने से पहले ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पर्सनल को, एचआर मैनेजर को पता होगा कि किस जॉब के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। तो जब कभी भी न्यू हायरिंग होगी तो इन कॉम्पिटेंसीज को ध्यान रखा जाएगा और उसी के बेस पर ही जो न्यू एम्प्लॉय है जिसका हायरिंग किया जा रहा है उसका बिहेवियर, स्किल्स, एबिलिटीज़ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को जज किया जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी के बेस पर अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो उससे काफ़ी हमें नंबर ऑफ एडवांटेजेस मिलती हैं। कई एडवांटेज क्या है, जिस फर्म को पता है कि कॉम्पिटेंसी के बेस पर अगर वो हायरिंग करती है तो रीजनेबल प्राइस पर भी हायरिंग कर सकती है। वो लेसर नॉन MBA इंस्टीट्यूट में भी जाकर अच्छे रिक्रूटर्स वहाँ से वो सेलेक्ट कर सकती है, अच्छे कैंडिडेट्स को वो ले सकती है। अगर आप कॉम्पिटेंसी के बेस पर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, जो हाई टर्नओवर रेट होती है ज़्यादातर जगह पर जहाँ पर कॉम्पिटेंसी के बेस पर हायरिंग नहीं की जाती वहाँ न्यू हायर्स जॉब को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर फेल्योर रेट ज़्यादा है, हाई टर्नओवर रेट है, तो बार बार आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंसी के बेस पर रिक्रूटमेंट करोगे तो टर्नओवर रेट कम हो जाएगी, फेलियर रेट कम हो जाएगी। अगर आप कॉम्पिटेंसी के बेस पर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं तो जो गैप है कॉम्पिटेंसीज़ में वो हमें पता होता है और ऑर्गेनाइजेशन उस गैप को फिल करने के लिए ही नए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेगी और जो भी नए कैंडिडेट्स होंगे उनको उस गैप को फिल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। तो जो लेंथी ट्रेनिंग पीरियड है जो कि न्यू हायरिंग को फ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है उसे हम कम कर सकते हैं क्योंकि न्यू हायर में कॉम्पिटेंसीज़ ऑलरेडी हैं तो वो उन कॉम्पिटेंसीज़ को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो अगर हम नटशेल में बोलें तो कॉम्पिटेंसी के बेस पर जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है। सेकंड क्या आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या करता है, गैप्स को आइडेंटिफाई करता है और एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो इन गैप्स को फुलफिल करें और राइट डायरेक्शन में जाएं। तो अगर ट्रेनर को पहले से ही कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल पता हो कि किस पोजीशन के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिएंगी और जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज हैं तो वो गैप को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसी डायरेक्शन में वो वर्क करेगा जिससे कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं अपनी कॉम्पिटेंसीज को फुलफिल कर सकें और उस गैप को रिमूव कर सकें। तो अगर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो कॉम्पिटेंसीज़ के बेस पर होंगे तो वो अलाइन होंगे और जिस एम्प्लॉय को जिस कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट होगी उसे उसी के ही अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिलेगी। तो इवन जो इंडिविजुअल है वो भी ट्रेनिंग को सीरियस लेगा, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा और जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का रिजल्ट भी इफेक्टिव आएगा। तो अगर हम नटशेल में बोलें तो कॉम्पिटेंसी के बेस पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने से TND डिपार्टमेंट की भी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, TND डिपार्टमेंट की जो पोजीशन है उस पोजीशन के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए उसे डिटरमाइन करते हैं। फिर सेकंड, जो पर्सन उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर कॉम्पिटेंसीज को मैप कर
गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस पर्सन की कॉम्पिटेंसी उस पोजीशन की कॉम्पिटेंसी से मैच करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर नहीं करती है तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसको उस कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अकॉर्डिंगली द पर्सन कैन बी ट्रेंड ऑन दोज कॉम्पिटेंसीज ओनली। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स असेसिंग एम्प्लॉयज रेडीनेस और पोटेंशियल टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। अगर आप कंपिटेंसी के बेस पर हायरिंग करोगे तो जो एम्प्लॉयज होंगे वो नए नए चैलेंजेस, नए नए टास्क को एक्सेप्ट करेंगे और अपने जो कैरियर लैडर है उसमें आगे बढ़ेंगे और उस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन के लिए तैयार होंगे। तो कंपिटेंसी से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो हमारे सक्सेशन प्लानिंग में जो हमारे पास बेंच आएगी, जो प्रमोट करना है ऊपर, वो कंपिटेंट होगी और हमारे पास ऑप्शंस होंगे, और हमारे पास जो भी प्रमोटेड पर्सन होगा वो ऑलरेडी कंपिटेंट होगा, तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इंडिविजुअल्स वुड नो द competencies रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड देयरफॉर वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड इफ दे हैव द पोटेंशियल टू परस्यू द पोजीशन और नॉट। एम्प्लॉयज़ को पहले ही पता होगा कि इस पोजीशन के लिए ये कंपिटेंसी चाहिए, उन्हें कंपिटेंसी मैपिंग से ये ऑलरेडी पता ही है कि उनके अंदर वो कंपिटेंसी है या नहीं है, तो वो खुद ही अज्यूम कर सकता है कि मैं आगे इस पोजीशन को अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, कंपिटेंसी एंड परफॉर्मेंस में रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंपिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनसेशन दिया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो स्किल्स हैं, जो कंपिटेंसीज हैं, और उस कंपिटेंसीज को उसने उस पोजीशन पर, उस जॉब पर कैसे शो किया है और कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, उसके बेस पर उसे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन दिया जाएगा। तो इसके लिए कंपिटेंसी पे ही बेस्ट वे है। रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर एबिलिटीज़ टू मेक द बेस्ट ऑफ यूज ऑफ देयर स्किल्स एंड कंपिटेंसी। अगर आप एम्प्लॉयज़ को उनकी कंपिटेंसीज़ के बेस पर रिवॉर्ड कर रहे हो तो वो अपनी कंपिटेंसीज़ को डेवलप करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो वेरियस एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर अराइविंग एट द कंपनसेशन इंक्रीज। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय का कंपनसेशन इंक्रीज किया जाता है तो उसके पीछे वेरियस एलिमेंट्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। तो इन्हांसमेंट इन कंपिटेंसी हैज़ टू बी वन ऑफ देम। तो उसमें से एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि क्या उसने अपने अंदर जो कंपिटेंसी है उसे इन्हांस किया या नहीं किया, कोई नई स्किल सीखी या नहीं सीखी, कोई नया कोर्स परस्यू किया या नहीं किया। तो देयर इज ए नीड फॉर कंपिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम। और इसका बेनिफिट क्या होगा, टू अट्रैक्ट मोर कॉम्पिटेंट देन एवरेज एम्प्लॉयज़। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंपिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पर उस इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होंगे। टू रिवॉर्ड फॉर रिजल्ट्स एंड कंपिटेंसीज डेवलप, कि आपने जिस एम्प्लॉय ने जो भी कंपिटेंसी डेवलप की उसके बेस पर उसे रिवॉर्ड करना। अगर एम्प्लॉय अपनी कंपिटेंसी को डेवलप करेंगे, स्किल्स को इन्हांस करेंगे और उसके बेस पर उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है तो मोटिवेट होंगे कि फ्यूचर में आगे इस एक्टिविटीज़ को वो आगे भी कंटिन्यू रखें। तो बाय रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ हु डेवलप रेलिवेंट कंपिटेंसीज द ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट by improving its own capability to face the future. Next competency and performance में क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो परफॉर्मेंस के बेसिकली दो डायमेंशन होते हैं, पहला तो बिजनेस रिजल्ट को अचीव करना और दूसरा जो इंडिविजुअल की जो कंपिटेंसीज है उसे डेवलप करना। दिस डे परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सीन बाय मैनेजर्स एज एम्प्लॉयज एज ए ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क। पहले क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी मैनेजर और एम्प्लॉय है वो एक ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क एक्सरसाइज मानता है कि एक फॉर्मेलिटी है, भैया हर साल करना ही करना है अप्रेजल, और उसको सीरियसली नहीं लेता और उससे एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल डोंट एड्रेस द एम्प्लॉयज क्वेश्चंस अबाउट स्किल डेवलपमेंट और कैरियर एडवांसमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल तो बेसिकली जो एम्प्लॉय ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दी है उसका अप्रेजल करना होता है, उसमें एम्प्लॉय ने क्या स्किल डेवलप की, क्या क्या उसके कैरियर में आगे एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो डिस्कस नहीं करता। तो इसी वजह से जो कंपिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कंपिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस किस पर फोकस करेगा, फोकस ऑन हाउ टू परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस कैसे देनी है, ना कि
ऑन व्हाट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस देनी है, मतलब कि रिजल्ट है उस पर फोकस से ज़्यादा उस रिजल्ट को कैसे अचीव करना है इस पर फोकस, क्योंकि रिजल्ट तो गलत तरीकों से भी बाय अनफेयर मीन से भी अचीव किए जा सकते हैं। सेकंड, लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल एंड नॉट जस्ट रिवॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉय ने जो परफॉर्मेंस दी उसको रिवॉर्ड से ही अटैच करो, उसको डेवलपमेंट भी कराओ, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो ऑटोमेटिकली उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम शिफ्ट द एम्प्लॉय या एम्फेसिस ऑफ अप्रेजल from organization results to employee behavior and competencies demonstrated and hence help identify development gap। तो जो competency based performance management system होता है उसमें जो फोकस अप्रेजल की बजाय एम्प्लॉय के बिहेवियर और competencies को डेवलप और डिमोस्ट्रेट करने पर होता है। तो competency based HR एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स के हर फील्ड में competency को रखेंगे, कॉम्पिटेंसी को बेस रखेंगे तो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन टुडेज एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट द बेस्ट रन कंपनीज टेंड टू बी दोज निम्बल इनफ टू एंटिसिपेट एंड अडॉप्ट टू शिफ्टिंग मार्केटिंग कंडीशन। तो आज के एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में वही कंपनीज हैं सर्वाइव कर पाती हैं जो कि मार्केट कंडीशंस को एंटिसिपेट कर पाती हैं और उसके अकॉर्डिंग अडोप्ट कर पाती हैं। तो वन कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्पिंग टू ड्राइव द सक्सेस एक्सपर्ट से इज ए फॉरवर्ड लुकिंग। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आगे की सोचना, दूरगामी सोचना, फॉरवर्ड लुकिंग सोचना, किसमें, रिक्रूटमेंट में एंड ग्रोइंग ए हाई क्वालिटी वर्कफोर्स, कि आप अपने पास अगर एक कदम आगे रहकर हाई क्वालिटी का और ग्रोइंग वर्कफोर्स को रिक्रूट करोगे तो वो चेंजिंग कंडीशन में भी आपको अच्छे रिजल्ट लाकर देगा। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली जॉब डिस्क्रिप्शंस हैव बीन द डिवाइस बाय विच मैनेजमेंट मेक्स हायरिंग एंड इवोल्यूशन डिसीजन। पहले जो मैनेजमेंट हायरिंग या इवोल्यूशन के डिसीजन किसके बेस पर करता था, जॉब डिस्क्रिप्शंस के बेस पर, लेकिन ये है एक्टिविटी ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। जबकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है उसका मोर फोकस किसके पे है, स्किल्स, रिजल्ट्स पर और पर्सन की एबिलिटी पर कि वो काम कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआर मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव करता है। कैसे, बाय आइडेंटिफाइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप परफॉर्मर, की टॉप परफॉर्मर की क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और कैसे उनके जो ये ट्रेड्स थे वो एवरेज एम्प्लॉय से डिफर करते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्न डिस्टिल इनटू ए सेट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज। तो जो ये टॉप परफॉर्मर्स की कॉम्पिटेंसीज थी इन्हीं को ही हम कोर कॉम्पिटेंसीज मान लेते हैं और बाकी के एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करें। When applied to an organization's hiring and performance appraisal needs, the competency based approach can yield powerful result। अगर हम competency based approach को hiring में और performance appraisal में यूज करेंगे तो powerful results आएंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। As a basis for interview, job candidates a competency based approach offers several advantage। अगर हम जॉब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को यूज करते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। बाय आस्किंग एप्लीकेंट्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस अबाउट हाउ दे हैंडल्ड चैलेंजिंग सिचुएशन, एचआर रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर कैन लर्न हाउ वेल द कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंसी मैच द कंपनी डिजायर्ड स्किल प्रोफाइल। अगर हम इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट जो कि एक्सपीरियंसड है उससे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे उसने चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल किया या करते हैं, तो वो जो आंसर देगा उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। तो इससे हम गलत कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की गलती नहीं करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू इज इंटरव्यूअर बायस रिडक्शन। अगर आप कॉम्पिटेंसी के बेस पर इंटरव्यू लेते हो तो उसकी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है कि जो इंटरव्यूअर का बायस आता था वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर अपनी मर्जी से भी किसे सेलेक्ट नहीं कर रहा है, अपने जान पहचान वाले को सिलेक्ट नहीं कर पाता है। जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, क्षमता है, दक्षता है, उसे ही वो रिक्रूट और सेलेक्ट करेगा। ऑन मेनी ओकेजन इंटरव्यू कैन फॉर्म क्विक ओपिनियन ऑन वेदर और नॉट प्रोस्पेक्ट विल रिमेन अंडर consideration, but when an interview is specially structured to match candidates with the company defined series of competencies, उससे रिजल्ट सही आएगा और उससे आपका जजमेंट भी सही होगा। एंड असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी शुड नॉट बी लिमिटेड टू स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, कि कॉम्पिटेंसीज में केवल असेसमेंट, स्किल्स और एक्सपीरियंस तक ही लिमिट नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट मैनी एक्सपर्ट्स एग्री दैट देयर इज आल्सो important for companies to develop interview tools that measures the organizational fit of a prospective employee।
कई एक्सपर्ट इस चीज़ से एग्री करते हैं कि कंपनी को इस अकॉर्डिंग इंटरव्यू टूल्स को डेवलप करना चाहिए जो कि ये भी पता लगा सके कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई पीपल हु हैव द राइट कॉम्पिटेंसीज टू सक्सीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में सक्सीड करने की राइट कॉम्पिटेंसीज हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली है कॉम्पिटेंसी का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका जो एक टॉपिक था लेक्चर नंबर 38 कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।